दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और विविध भारती के स्टूडियो में आज हमारे साथ एक ऐसे कलाकार हैं जो डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं और राइटर भी हैं। उनका नाम है कनु बहल। कनु बहल जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी नमस्कार, धन्यवाद मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। कनु जी, आपके बारे में जब मैं खोजबीन कर रही थी तो हमें पता चला कि आप आरजे रह चुके हैं। तो आरजे होना एक अलग तरह का एक्सपीरियंस होता है, तो आरजे वाला अनुभव पहले साझा कीजिए। रेडियो से किस तरह का आपका जुड़ाव रहा है, दोनों बातें बताइए। जी आपने बहुत पुरानी बात बिल्कुल खोल दिए, निकाल दिए जी। मेरा आरजेइंग से संबंध जुड़ा जब मैं करीब 20 साल का था। अच्छा। दिल्ली में मैं पढ़ रहा था और तैयारी कर रहा था अपने फिल्म स्कूल के एग्ज़ाम की, और थोड़ा बहुत फिगर कर रहा था कि मुझे जीवन में करना क्या है, करना क्या चाहता हूँ। तो उन दिनों में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें ट्राई कर रहा था। मैंने थोड़ा एडवर्टाइजिंग भी ट्राई किया, कॉपी राइटिंग ट्राई किया, थोड़ी थोड़ी सब चीज़ें करके देख रहा था कि मुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट आता है। तो उसी के चलते चलते क्योंकि मेरे फादर खुद एक्टर थे, ललित नेशनल बहल। स्कूल ऑफ ड्रामा से जुड़े रहे थे, और उन्होंने भी थोड़ा कुछ रेडियो किया था। तो कुछ मुझे ऐसा एक सजेशन मिला कि रेडियो भी ट्राई करके देखो। तो मैं गया, ऑल इंडिया रेडियो गया दिल्ली, और वहाँ जाके मैंने अपना जो वो छोटा एग्ज़ाम लेते हैं वो दिया। फिर ऑडिशन। ट्रेनिंग वेनिंग हुआ मेरा 2-3 महीने का और उसके बाद मैं जुड़ गया एफएम गोल्ड के साथ दिल्ली में। वहाँ मैंने करीब 2-2.5 साल आरजे किया, और मेरे जीवन का बहुत काफ़ी सारे बहुत सुंदर क्षण वहाँ के और ऐसी मेमोरीज़ हैं जो मुझे हमेशा याद रहती हैं। मेरा सबसे पहला प्रोग्राम होता था सुबह का, तो मैं 4:30 अपने घर से निकलता था और 5 बजे तक रेडियो स्टेशन पहुँच जाता था, और आधा घंटा रोज़ जल्दी पहुँचता था। हालांकि स्टेशन 5:30 खुलता था और अनाउंसमेंट 5:30 होती थी, बट मैं आधा घंटा पहले अकेला सुबह बैठ के क्या बात है। म्यूज़िक सुनता था। तो वो कुछ मेमोरीज जो मेरे जीवन के बहुत स्पेशल है, वो अकेला आधा घंटा गुजारना पुराने बहुत सारे सुंदर गानों के साथ मेरे लिए बहुत स्पेशल था। जी। तो वहाँ मैंने 2-2.5 साल किया। उसके बाद फिर मैं जब फिल्म स्कूल गया कलकत्ता, वहाँ भी मैंने 2-2.5 साल और आरजे किया उसके बाद। क्या बात है। ये अनुभव बिल्कुल अनोखा और अलौकिक होता है जो आपने कहा ना, अकेले स्टूडियो में बैठना। हम सबका अनुभव साझा है ये, कि स्टूडियो में बैठकर तेज़ आवाज़ में गाने सुनना और उसे महसूस करना, उस संगीत की धुनों को, स्वर लहरियों को महसूस करना बड़ा ही अलग अनुभव होता है। और श्रोता सुन रहे हैं आपकी बात, हमें लगता है उन्हें ये बात बड़ी अच्छी लगेगी। अब हम ये जानना चाहते हैं कि फिर ये तो आरजी का सफ़र आपका हुआ और रेडियो से जुड़े और संघर्ष के दिन थे, फिल्मी दुनिया में कैसे कदम रखा आपने? जी, फिल्मी दुनिया से एक तरह से मैं काफ़ी शुरू से जुड़ा रहा ही हूँ। बम्बई की फिल्मी दुनिया से इतना नहीं, बट मेरे माता पिता खुद दोनों एक्टर थे। मेरी मदर पढ़ाती थी डिपार्टमेंट ऑफ थिएटर एंड टेलीविज़न, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला। वो प्रोफेसर थी और थिएटर ही पढ़ाती थी और एक्टिंग ही पढ़ाती थी। और मेरे फादर, जैसा कि मैंने कहा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से जुड़े हुए थे, रेपर्टरी कंपनी के साथ उन्होंने काम किया था। तो थोड़ा सा मैं माहौल में बड़ा हो ही रहा था जी। और फिर धीरे धीरे थिएटर से मेरे माता पिता टेलीविज़न की तरफ आना शुरू हुए। ये अर्ली 90s की बात है, जब टेलीविज़न का बूम थोड़ा शुरू हुआ था और दूरदर्शन काफ़ी अच्छा काम करना शुरू किया था उस समय। तो उन्होंने थोड़ा टेलीफिल्म्स बनाना शुरू किया। उसमें मैंने बहुत अर्ली उम्र में, ऑलमोस्ट 12-13 साल की उम्र में थोड़ा बहुत एक्टिंग कराना उन्होंने मुझे शुरू कर दिया, असिस्ट करना शुरू कर दिया। अच्छा। तो पहले मेरा जो 12 से 15-16 तक की उम्र थी, 3-4 साल, वो मैंने बहुत ज़्यादा काम किया। मतलब स्कूल होता था और स्कूल के बाद भी उधर ही घर में ही कुछ ना कुछ चल रहा होता था जिसका हिस्सा मैं होता था। या फिर अगर छुट्टियां होती थी तो मेरे लिए छुट्टियां नहीं होती थी। छुट्टियों का मतलब होता था मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, या तो असिस्ट कर रहा हूँ या एक्टिंग कर रहा हूँ। तो वो कुछ फॉर्मेटिव ईयर्स रहे मेरे, जहाँ मैंने बहुत बेसिक्स प्रिंसिपल्स बहुत जल्दी सीख लिए और देख भी लिया कि कितना मुश्किल होता है।
देख के तो बाहर से देख के बहुत आसान लगता है, लेकिन करने जाओ तो बहुत मेहनत का काम है। बिल्कुल। बहुत लंबे घंटे हैं, बहुत ज़्यादा मशक्क़त का काम है एक्चुअली। तो वो बहुत, आई थिंक वो सब करके कहीं बहुत अर्ली एज पे मुझे ये समझ में आ गया कि ये आसान नहीं है। और इसमें बाहर से ग्लैमर देख के नहीं घुसा जा सकता। एक्चुअली करने जाओ तो ये बहुत बहुत मुश्किल काम है। तो उसके चक्कर में हुआ क्या कि एज अ यंग चाइल्ड मैंने बोला ये सब मुझे नहीं करना, ये बेकार है, बड़ा बड़ा काम करना पड़ता है हर समय। क्योंकि मैं रात को सो रहा होता था, बच्चा था, 2 बजे रात को मुझे उठाते थे, चलो शॉट आ गया, तो नींद का कोई भरोसा नहीं, खाने का कोई भरोसा नहीं। और ये सब आप देख रहे हो, अपने माता पिता को देख रहे हो, 72 घंटे शूट चल रहा है बिना रुके हुए, शूट करते जा रहे हैं। तो आई थॉट ये तो बहुत मुश्किल है, ये मुझे नहीं करना। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी लगा कि जितनी मेहनत ये कर रहे हैं शायद उतना फल मिल रहा है क्या नहीं, ये सब सवाल मैंने पूछने शुरू किए। तो 2-3 साल फिर मैंने माता पिता को बोला कि मुझे नहीं करना, मैं कुछ और करूँगा। फिर मैं थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान देने लगा। बट फिर 18-19 साल की उम्र पे मैंने इंटरनेशनल सिनेमा डिस्कवर किया। सडनली मैंने किज़लाउस्की देखा, रेड ब्लू वाइट देखी, कियारोस्तामी की फिल्में देख ली, क्यूब्रिक देख लिया। तो जैसे जैसे मैंने इंटरनेशनल सिनेमा डिस्कवर किया, मैंने कहा यार ये तो कुछ अलग ही है, ये अगर इस तरह का भी काम होता है तो फिर शायद मैं इंटरेस्टेड हूँ। और फिर आई थिंक कोइंसिडेंटली ये हुआ कि क्योंकि घर पे ही क्रिएटिव लोग थे तो मुझे बड़ी जल्दी ये भी पता चल गया कि अच्छा फिल्म स्कूल होता है। और मुझे ये समझ में आया कि अगर मैं फिल्में करना चाहता हूँ और अच्छे से बनाना चाहता हूँ तो मैं फिल्म की हिस्ट्री को पहले समझना चाहता हूँ। मैं ये समझना चाहता हूँ कि अभी तक क्या हो चुका है, ताकि होपफुली जो मैं बनाऊँ वो थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाए या आगे लेके जाए। मैं कहीं वही ना करता चलूँ जो और सब कर चुके हो चुका है। तो मेरा हिस्ट्री में, फिल्म हिस्ट्री में इंटरेस्ट था। और मुझे ये पता था कि फिल्म स्कूल जाके आप देख सकते हो फिल्में और एक स्ट्रक्चर्ड वे में सिनेमा को सीख सकते हो। तो वो मुझे पता था। पता ये नहीं था कि पोस्ट ग्रेजुएट होता है। तो फिर मेरे को स्कूल के बाद पता चला ओ अब तो ये तो 3 साल और वेट करना पड़ेगा, अभी तो जा ही नहीं सकते। तो फिर मैंने 3 साल काटे, उसमें मैंने बहुत सारी और चीज़ें करी। जैसे कि मैंने आपको कहा रेडियो उसका एक हिस्सा था, बिकॉज मैं ये चाह रहा था कि मेरे को एंसिलरी नॉलेज सारी मिल जाए। मैं थोड़ा हर स्ट्रीम को समझ लूँ, ताकि जब तक मैं फिल्म स्कूल जाने के लिए तैयार हूँ मैं और एक्सपीरियंसेस जोड़ चुका हूँ अपने आसपास। तो वो 2-3 साल मैंने बहुत कुछ किया, ग्रेजुएशन किया साथ में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। अगेन आई ट्राई टू पिक अप अनदर फैसेट देयर। मेरे को ऐसा नहीं था कि मेरा इंग्लिश लिटरेचर ही करना है या कुछ ऐसे ही करना है। मैंने सोचा मैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करूँगा ग्रेजुएशन में, ताकि थोड़ा वो भी मुझे समझ हो। एंड देन आई वॉज फॉर्चुनेट, फिर मैं SRFTI कोलकाता में मेरा सिलेक्शन हो गया, वहाँ चला गया 3-3.5 साल वहाँ फिल्म पढ़ा और थोड़ा अपना काम किया एज अ स्टूडेंट। तो इस तरह की थोड़ी जर्नी पे निकल गया और वो जर्नी बनती गई अपने आप, बिकॉज थोड़ा घर में माहौल ऑलरेडी था ही शुरू में। जी, बड़ी दिलचस्प यात्रा है आपकी। अच्छा लग रहा है सुनते हुए। आपकी फिल्मों की ओर आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपने भी जिक्र किया पिता का। आपके पिता ललित बहल, हम सभी ने उनके धारावाहिक देखे हैं। अफसाने सीरियल बड़ा ही हिट हुआ था और सब काम धाम छोड़ के हमें स्कूल के दिनों में वो देखा करते थे। वो बड़ा ही बड़ी अलग दुनिया थी दूरदर्शन वाली। तो ललित बहल जी के बारे में कुछ बताइए, अपने पिता के बारे में। उनसे क्या फिल्मी दुनिया की कौन सी बारीकियां आपने सीखी और कौन सी ऐसी बात सीखी जो स्कूल में तो जाहिर सी बात है इंस्टीट्यूट में आपने बहुत कुछ सीखा होगा, लेकिन माँ पिता पहले शिक्षक होते हैं घर से करके। क्या सीखा अपनी माँ और पिता से? जी, पिताजी से तो मैं ये बोलूँगा सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने सीखी वो थी मेहनत और क्या बात है, फोकस। बिल्कुल ही, ज़्यादातर मैं क्या देखता हूँ ना कि, और ये चीज़ मैंने फिल्म स्कूल में भी बहुत नोटिस करी जब मैं कलकत्ता गया था पढ़ने। मैंने ये चीज़ नोटिस करी, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, मैं जब फिल्म स्कूल गया था मैं उससे पहले ऑलमोस्ट 7-8 साल प्रोफेशनली आप बोले तो काम कर चुका था, इवन एज अ चाइल्ड। पर बहुत सारे लोग जो फिल्म स्कूल आते हैं ना, बच्चे इधर उधर से देश के बहुत अलग अलग कोनों से आते हैं। ज़्यादातर लोग वो बस फिल्म
फिल्में देख के आते हैं, उनका इतना एक्सपीरियंस नहीं होता। तो क्या होता है कि जैसे ही वो पहुंचते हैं और बड़ी बड़ी फिल्में देखना शुरू करते हैं, उनको लगता है मैं तो बन गया, अब मैं बहुत बड़ा फिल्म मेकर हूँ, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा नहीं होता कि वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या कितना काम करना पड़ता है। तो मैं आई थिंक उस मामले में थोड़ा फॉर्चुनेट था, और मैं अब आपके सवाल के जवाब की तरफ आ रहा हूँ कि अपने पिता के साथ स्पेसिफिकली काम करते हुए मुझे उन्होंने ये चीज़ बहुत अच्छे से समझा दी थी कि फिल्में बनाने का जो तुम्हारा रीज़न है वो करेक्ट होना चाहिए। ये तुम किस लिए करना चाहते हो, क्योंकि ये करने के लिए ये करना पड़ता है जी। ये सिर्फ ग्लैमर वाला काम नहीं है। इवन तो वो खुद एक्टर भी थे, और एक्टर्स शायद एक्टर्स के लिए इजियर होता है कंपेयर टू डायरेक्टर्स और अदर पीपल हु आर कनेक्टेड विद फिल्म मेकिंग। तो हार्ड वर्क, मदर से आई थिंक मैंने सबसे ज़्यादा ये सीखा टू बी ओपन, टू बी वेरी बैलेंस्ड, बिकॉज बैलेंस्ड होना कितना ज़रूरी है। अगर आप फिल्म से जुड़े हुए किसी भी प्रोफेशन में हैं, इतने सारे उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत अच्छे फेजेस भी गुजरते हैं, जब आपका काम भी अच्छा हो रहा है, जैसा आप चाह रहे हो वैसा हो रहा है, उसको रिकग्निशन भी मिल रहा है। बुरे फेजेस भी आते हैं जहाँ कुछ साल कुछ काम नहीं हो रहा है, या आपने कुछ बनाया और वो उस तरह से नहीं आ पाया जिस तरह से आपने सोचा था। तो इन तरह के उतार चढ़ाव की लाइफ को अगर आप एक तरह से जीना चाहते हैं, उसमें बैलेंस कितना ज़्यादा ज़रूरी है, अपना संतुलन बनाए रखना हर समय वो, और नए नए एक्सपीरियंसेस को ओपन रहना हमेशा, क्यूरियस रहना, अपनी क्यूरियोसिटी बनाए रखना। और आई थिंक एक सबसे बड़ी चीज़ जो दोनों ही पेरेंट्स से एक्चुअली मैं सीखा, स्पेसिफिकली बिकॉज आई थिंक वो एक्टर्स थे, और वो हमेशा ही किसी फॉर्म में अलग अलग किरदार जी रहे होते थे। इवन जब मेरी माँ कुछ लिख रही होती थी तो बहुत सारे किरदार एक साथ जी रही होती थी, तो वो बहुत सारे किरदारों के पॉइंट्स ऑफ व्यू उनके अंदर होते थे, क्योंकि हर किरदार को वो सच्चाई से लिखने की कोशिश कर रही होती थी। तो ये जो एम्पैथी है वो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं सीखा कि हर किसी को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ना देख के उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, और उसके लिए जो इंसान में एक एम्पैथी होना ज़रूरी है, जुड़ाव होना ज़रूरी है, जाके किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोच सको हमेशा। आई थिंक वो बहुत एक की लेसन बहुत अर्ली मुझे मिला इस वजह से। कनु जी, बड़ी अच्छी बात आपने बोली। माँ आपकी नमनींद्र बहल जी, मैं नाम से ही बोल रही हूँ ना जी, आपने कहा कि वो लिखती थी तो बहुत सारे किरदार जीती थी। तो मुझे बिल्कुल अनुभव है कि जब हम कहानी लिख रहे होते हैं तो उस किरदार में बिल्कुल घुस जाते हैं और उसी किरदार के साथ रोते हैं, हंसते हैं। उस समय अगर कोई डिस्टर्ब करता है तो बड़ा गुस्सा भी आता है, कई बार झुंझलाहट ऐसा भी होता है। तो माँ का वो रूप कभी देखा आपने? हमेशा माँ का एक अच्छा ममतामयी रूप होता है, वो प्यारा सा रूप, गुस्से वाला रूप, थोड़ा सा बताइए हमारे श्रोताओं को। आई थिंक मेरी माँ उस चीज़ में बहुत सक्षम है कि वो प्यार वाला रूप भी दिखा देती हैं, डांट वाला भी दिखा देती हैं, और जब उन्हें डांटना होता है, फटकारना होता है, कुछ समझाना होता है थोड़े गुस्से से, तो वो भी कर सकती हैं, और आपको उस डांट का बुरा भी नहीं लगने देती हैं। वो बाद में आके कॉम्पनसेट भी कर देती हैं, प्यार भी कर देती है कि आप सब भूल जाते हो जो हुआ है। तो नहीं, अब बड़ा इंटरेस्टिंग आपने सवाल पूछा है, क्योंकि इस बारे में मैंने सोचा नहीं था कि वो अपना क्रिएटिव टाइम जो होता था वो बैलेंस कैसे करती थी, क्योंकि इससे मैं अभी खुद जूझ रहा हूँ। अब मेरा 5 साल का बच्चा है और मैं ये कोशिश कर रहा हूँ देखने की कि मैं अपना टाइम कहाँ निकालूँ अब, क्योंकि अब सडनली घर में एक और प्राणी है जिसको अपना वक्त चाहिए। तो एक्चुअली स्ट्रेंजली कभी भी उन्होंने मुझे ये महसूस नहीं होने दिया कि मेरी वजह से या मुझे बड़ा करते करते उन्हें उनका टाइम नहीं मिल रहा है, उनका स्पेस नहीं मिल रहा है। कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ। बाकी तो नॉर्मल जैसे बच्चे बड़े होते हैं, पढ़ाई वढ़ाई हो रही है तो मार पिटाई हमारी भी चलती ही थी,
और पढ़ाई के समय एक स्ट्रिक्ट फेस भी था उनका, जहाँ वो ये चाहती थी कि आप ये कर रहे हो तो अच्छे से करो, पढ़ाई में भी लैप्स नहीं होना चाहिए, लैक नहीं होना चाहिए, परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। तो उस समय उनका स्ट्रिक्ट रूप भी बाहर आ जाता था। और जब वो नहीं हो रहा होता था तो बहुत प्यार भी करती थी। कुछ ऐसा भी था कि कुछ साल, मैं जब 11-12 साल का हुआ तो मुझे दिल्ली मूव कर दिया गया। तो मैं अपने पिताजी और अपनी दादी माँ के साथ बड़ा हो रहा था, क्योंकि मम्मी नौकरी करती थी पटियाला में। तो वो मंडे टू थर्सडे वहाँ रहती थी और मैं उनसे मिलता ही था सिर्फ वीकेंड पे। फ्राइडे सैटरडे संडे वो दिल्ली आती थी। तो मुझे कुछ साल तो ज़्यादा टाइम मिल भी नहीं पाया उनके साथ। तो यही होता था कि जब वो होती थी तो बस माँ है पास में, तो किसी तरह वो वक्त गुजार लो उनके साथ जितना मिल रहा है। बट पहले कुछ साल 9, 10, 11 साल तक पढ़ाई पे एक स्ट्रिक्ट सा माहौल होता था और कुछ घंटे दिन के वो होते थे जहाँ बिल्कुल सब रोना चिल्लाना, लेकिन पढ़ाई में ध्यान देना होता था। और अदरवाइज बहुत एक एक केयरफुल मदरली प्रेजेंस भी होती थी। फिर बाद वाले सालों में तो कुछ साल निकले जहाँ मैं इतना समय जितना मैं चाहता था उनके साथ उतना बिता भी नहीं पाया। बड़ा ही जज्बाती होता है वो लम्हा जब माँ से आप दूर हो रहे होते हैं, माँ के लिए भी और संतान के लिए भी। हम सब इसके भुक्तभोगी हैं। कोई ऐसी यादगार बात है, कोई यादगार घटना हो तो साझा करना चाहें तो बताइए। या कोई मार वाली, डांट वाली घटना कि कुछ तोड़ फोड़ वाली। बचपन में सभी के पास कुछ न कुछ ऐसा होता है जी, स्कूल के दिनों में। कोई यादगार लम्हा साझा करना चाहें तो। मतलब मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ स्पेशल या अलग मैं बोलूँगा। बाकी बच्चों या यंग लोगों की तरह ही था, नटखट था, बहुत शरारत और आरत करता था। मेरे अपने फेजेस भी थे जब मैं, डांट तो पड़ती होगी आपको कस के। डांट पड़ती थी, बहुत मार भी पड़ती थी, चोरी वोरी भी करता था अच्छा। थोड़ा, मतलब बाहर नहीं, घर से ही, घर में, हाँ, पैसे घर चुरा में, लिया। हाँ, पैसे वैसे चुरा लिए बिस्किट वो। चुरा के खा लिया। हाँ, तो वो सब करता था बाकी बच्चों की तरह। तो कभी पकड़ा जाता था तो बहुत मार पिटाई होती थी। तो मतलब इसी तरह के यूजुअली क्योंकि इंसिडेंट्स थे। पहले अनुशासन बहुत था ना। जी। तो एक तरह से वैसे देखा जाए तो मैं काफ़ी बैलेंस्ड भी था, शरारती भी था, लेकिन एक तरह से बहुत जिसे पंजाबी में बोलते हैं बीबा बीबा बच्चा भी था। मतलब मैं बहुत घर में थोड़ा सा नटखट था चाहे, बट ओवरऑल शांत लड़का था और इतना ज़्यादा प्रॉब्लम अपने पेरेंट्स के लिए क्रिएट नहीं करता था। तो बाहर जाके मुझे मालूम था कि मेरी एक, शायद पता था, मुझे पता नहीं अभी, बट मैं उस समय के बारे में अब सोच रहा हूँ तो मैं इस तरह याद कर रहा हूँ कि एक अवेयरनेस थी कि अपने परिवार के प्रति आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आप घर से बाहर जाते हो, घर के अंदर जो करना है करो, घर के अंदर की बात अलग है। तो घर में सारी शरारतें, सब नटखट चीज़ें करता था, बट अदरवाइज बाहर जाके काफ़ी डिसिप्लिन था। आप अगर मुझे बोल दोगे इतने बजे वापस आना है तो मैं इतने बजे वापस घर आ जाऊंगा, या फिर एटलीस्ट कोई एक मैसेज भेज दूंगा कि मैं थोड़ा लेट हो रहा हूँ। वो बचपन से ही वो डिसिप्लिन था कि आप इतने बजे बोल के गए हो, इतने बजे आ जाओगे, वहाँ होने चाहिए जो समय है, समय से चीज़ें करनी है। मतलब बहुत अर्ली एज पे, 5-6 साल की उम्र पे मैं खुद ही रात को अपना बैग बनाता था, कपड़े वपड़े फोल्ड करके रखता था, शूज़ पॉलिश करता था। तो मतलब वो मेरा आदत बना दिया गया था कि ये तुम्हारे काम है, ये करके ही सोना है। तो उस तरह का डिसिप्लिन भी था, बट साथ साथ ये फ्रीडम भी था कि डिसिप्लिन इतना स्ट्रक्चर्ड नहीं था। आप करो आपको जो करना है, बट ये बेसिक चीज़ें, ये बेसिक डिसिप्लिन नहीं हिल सकता। उस तरह का कुछ एक मिक्सचर था। बिल्कुल। तो इसमें तो माँ का रोल बहुत बड़ा होता है और हम मम्मी को शुक्रिया अदा करना चाहेंगे क्योंकि बहुत मुश्किल होता है बच्चों को ये सिखा पाना। आपने अपने बच्चों को क्या कैसे सिखाया ये हम बाद में बात करें। फिल्म डिस्पैच के बारे में हमें बताइए। कहाँ से इसे लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली, निर्देशित करने का आइडिया कहाँ से आया डिस्पैच? जी, ये कहानी डेवलप होनी शुरू हुई थी, आई वुड से अराउंड 2017-18 के करीब ये डेवलप होनी शुरू हुई थी। और ओरिजिनल आइडिया कुछ यहाँ से आया कि मैं देख रहा था आसपास काफ़ी सारे जो इंसिडेंट्स हो रहे थे जर्नलिस्ट को और जर्नलिज्म को लेके
इतने सारे जो हम अटैक्स देख रहे थे जर्नलिस्ट पे, और एक ओवरऑल मुझे ऐसा लगा उस समय कुछ एक हम बड़े इंटरेस्टिंग से इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे थे जहाँ मुझे लगा जर्नलिज्म भी अब थोड़ा सा बदल रहा है। वो जो एक पुश था डिजिटल का जर्नलिज्म में, और जिस तरह से जर्नलिज्म को देखा जाता था, वो उसका फीलिंग कुछ ऐसा आना शुरू हुआ कि कुछ तो बदल रहा है। शायद हमें अभी ठीक से समझ नहीं आ रहा है हिंदुस्तान में, हालांकि वेस्ट में हमने वो बदलाव पहले ही महसूस करना शुरू कर दिया था, बट अब वो हिंदुस्तान तक पहुंच गया है और वो कुछ सीरियस तरह से चीज़ें बदलनी शुरू हो गई हैं, ये मुझे लगना शुरू हुआ था। और इसका कुछ एक इम्पोर्टेंस फुली मैं समझ नहीं पा रहा था, लेकिन मुझे थोड़ा कचोटना शुरू हो गया था। मुझे लग रहा था यहाँ कुछ है जो जिसके बारे में मुझे शायद बात करनी चाहिए या कुछ करना चाहिए, बट मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूँ। तो वहाँ से, उस नीड से, वो जो थोड़ा सा एक अजीब सी फीलिंग थी वहाँ से शुरू हुआ। और फिर मैंने और मेरी को राइटर जो थी फिल्म पे, ईशानी बैनर्जी, हम दोनों ने रिसर्च करना शुरू किया साथ में। और रिसर्च करना शुरू किया तो ऑब्वियसली पब्लिक डिस्कोर्स में बहुत सारे केसेस थे ही ऑफ जर्नलिस्ट्स हु वर बीइंग मर्डर्ड, वो तो सामने थे, बट जितना रिसर्च करते गए उतना ज़्यादा और केसेस मिलते गए, ऐसे केसेस जो उतने ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं आए, क्योंकि लाइमलाइट में तो शायद नेशनल केसेस जो बड़े बड़े केसेस थे, बट हमने ये देखा कि इस पीरियड में इतने सारे जर्नलिस्ट को मारा जा रहा था और इतना ज़्यादा मीडिया का लैंडस्केप बदल रहा था, स्पेशली प्रिंट का जो डाउन ट्रेंड था और डिजिटल में जो ट्रांसफॉर्मेशन था वो इतना ज़्यादा स्टीप था, इतनी जल्दी अब हो रहा था कि पूरी दुनिया ही, ये जर्नलिज्म की दुनिया बदल रही थी। और जर्नलिज्म, जैसा कि हम सबको मालूम है, फोर्थ पिलर माना जाता है, वो हमारी डेमोक्रेसी का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो करते करते, रिसर्च करते करते हम दोनों को ये समझ में आया कि यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट कहानी है जिसे बोला जाना चाहिए। और उस कहानी पे जब हम बात करना शुरू किए तो हमने एक दूसरे से ये पूछना शुरू किया कि ये क्यों हो रहा है, और क्या इसे सिर्फ बाहर से देख लेना और बाहर से बोल देना अरे बड़ा गलत हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, विल दैट बी इनफ? क्या विल वी डू जस्टिस टू दिस? तो हमने डिसाइड यही किया कि हम इसको बाहर से नहीं, हम इसको अंदर से इस कहानी को कहना चाहेंगे। और अंदर से इस तरह कहना चाहेंगे कि अगर जर्नलिज्म की दुनिया टूट रही है और बिखर रही है, तो वो सिर्फ इसलिए नहीं बिखर सकती कि उस पर बाहर से कोई नए प्रेशर्स आ रहे हैं या कोई प्रेशर्स आ रहे हैं, क्योंकि ये प्रेशर्स तो हमेशा अलग अलग तरीकों से रहे ही होंगे जर्नलिस्ट पे, जब से हमें आज़ादी मिली है। कुछ अंदर से हो रहा है जो इसे इतना जल्दी अब तोड़ने में सहायता कर रहा है इन सम वे। मतलब कुछ करप्शन हम अंदर से भी देख रहे हैं। तो अगर लोग हमेशा से अलग अलग तरीकों से ये लड़ाई लड़ते रहे हैं और अब नहीं लड़ पा रहे हैं, अब टूट रहे हैं, तो वो अंदर से ये कहानी कहना बहुत ज़रूरी है। दैट्स वाई वी चोज द कैरेक्टर ऑफ जॉय, जो हमारा मेन जर्नलिस्ट है, जो खुद करप्ट है, जो खुद करप्ट है इन द सेंस कि वो अपनी छोटी 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 नीड्स के लिए, उसको एक घर चाहिए, उसका एक अफेयर चल रहा है, उसको एक यंगर लड़की पसंद है, उसको अपनी किताब लिखवानी है, अपनी छोटी 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 चाहतों के लिए वो एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक कॉम्प्रोमाइज़ करता जाता है, और कॉम्प्रोमाइज़ करके वो अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में पाता है जहाँ वो कुत्ते की मौत मरता है। तो कहीं ना कहीं हम ये कहना चाह रहे थे कि अगर हम अंदर से ये बनते जाएंगे और अगर हम इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी को अनदेखा कर देंगे और अपनी एज एन इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने जीवन के मुश्किलातों से जूझने के पीछे छुपाने की कोशिश करेंगे या उनके पीछे जाके छुपेंगे, तो हम सबके साथ यही होगा। तो इस तरह की हम कोई कहानी कहना चाह रहे थे कि आप नॉर्मली हम सब फिल्म प्रोटैगनिस्ट बन के जीते हैं, देखते हैं, तो हम एक ऐसे प्रोटैगनिस्ट को के कंधे पे बंदूक रख के चलाना चाह रहे थे
जो आपको इतना अनकंफर्टेबल करे इन हिज नॉर्मल वे। शायद वो छोटे छोटे उस तरह के कॉम्प्रोमाइजेस हम सब करते हैं, तो उसके कंधे पे ये प्रोटैगनिस्ट वाली बंदूक रख के हम चलाना चाह रहे थे, ताकि बाय द एंड शायद ऑडियंसेस को ये मौका मिले सोचने का कि क्या हम भी अपनी सोसाइटी के डीके में अपने छोटे 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 तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्या क्या सिर्फ इतना आसान है ये बोलना कि दुनिया खराब होती जा रही है, पर उसी दुनिया में हम भी रहते हैं, हमारा क्या रोल है उस दुनिया का बनने में? इस तरह का हम कुछ डिस्पैच के थ्रू बात करना चाह रहे थे। और बड़ी कुशलता से दिखाया है, पत्रकारिता की जटिलताएं सामने आई हैं और पत्रकारिता के बहुत सारे पहलू को उजागर किया है, और हमें लगता है हम सबको देखनी चाहिए फिल्म। इसमें जो मुख्य भूमिका निभाई है मनोज बाजपेयी जी ने, तो एक पत्रकार है जिसमें वो अपनी पत्नी को छोड़ देता है, फिर नई प्रेमिका को चुनता है वगैरह वगैरह। तो कितना मनोज बाजपेयी जी से एक्टिंग करवाना आपके लिए कितना मुश्किल रहा, इतना गजिन रोल को कितना आसान रहा, उनसे जुड़ी हुई कोई खास बात बताइए श्रोताओं को। आई मीन उनके साथ काम करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड कलाकार हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड एक्टर हैं, बहुत सारी फिल्में कर चुके हैं और इतनी सेमिनल फिल्में वो कर चुके हैं जो हिंदुस्तानी सिनेमा के अब इतिहास का हिस्सा बन चुकी हैं। तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस एक्टर हैं। मैं उनसे क्या ही अलग एक्टिंग करवाऊंगा। वो आए, उन्होंने किरदार के साथ जो करना था वो किया, और काफ़ी कोलैबोरेटिव एक्सपीरियंस रहा। हम लोग जो अंडरलाइंग थीम्स थे फिल्म के, उसके बारे में जितना बात करना चाहते थे कर पाए। वर्कशॉप में काफ़ी टाइम स्पेंड किया किरदार के रिदम्स को ढूंढते हुए। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करके। अभी एज आई सेड, मैं बहुत ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मैं एज अ डायरेक्टर उनसे एक्टिंग करवाना मेरा कभी गोल था भी नहीं। मेरा हमेशा उनके साथ, क्योंकि यूजुअली मैं स्क्रिप्ट के साथ काम नहीं करता हूँ, स्क्रिप्ट लिख देता हूँ और फिर जब मैं वर्कशॉप करता हूँ एक्टर्स के साथ, मैं सीन्स नहीं पढ़ता हूँ फिल्म से। मेरा फोकस ज़्यादा ये है कि आप किस तरह से उस किरदार को फिल्म शुरू होने से पहले का जो जीवन है उसका, वो पूरा जी लें, ताकि जब आप शूट पे जाएं तो आपको वो पता हो। आप सिर्फ उस दिन सुबह सेट पे नहीं आए। अगर ये 50-52 साल का आदमी है जॉय बाग, तो मेरा काम ये है कि 2-3 महीने जो वर्कशॉप के हैं, इसमें आप डे 1 0 जब वो बच्चे की तरह रोया था, इससे लेके 52 साल तक फिल्म शुरू होने से पहले, ये पूरा जीवन में आपको कंप्रेस्ड कैप्सूल्ड वे में इसका एक्सपीरियंस आपको करा दूं जितना हो सके, ताकि आपके अंदर रम जाए वो इंसान। और उसके बाद जब हम जाएं शूट करने, तो आप ही उसको इतना जानते हो कि मुझे फिर आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। मेरा काम बहुत छोटी एडजस्टमेंट्स रह जाता है, क्योंकि एक्टर जब एक मोमेंट में होता है तो वो बहुत सारी चीज़ों से जूझ रहा होता है, बहुत सब कुछ करने की कोशिश कर रहा होता है। और फिल्म ऐसा मीडियम है थिएटर को से अलग, क्योंकि थिएटर एक आप फिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, पर फिल्म में आप पास भी जा सकते हो, दूर भी जा सकते हो। तो फिल्म में हमेशा एक पर्सपेक्टिव होता है जिससे आप एक्टर को देख रहे होते हो। तो कभी कभी एक्टर इतनी सारी चीज़ें परफॉर्मेंस में कर रहा होता है और वो उस पर्सपेक्टिव पे नहीं होता जहाँ कैमरा लगा है। तो कभी कभी आप यहाँ से कुछ ऐसी चीज़ें देख सकते हो जो परफॉर्मर को नहीं पता चल रही, और आप कुछ एडजस्टमेंट्स ट्रूथ के लिए करते हो, परफॉर्मेंस के लिए नहीं करते हो। आप जाके एक्टर को बोलते हो यार थोड़ा ऐसा 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 माइट मेक इट फील बेटर। सो अगर आपने प्रेपरेशन अच्छी करी है और आपका एक्टर जानता है कि वो कौन है, तो फिर डायरेक्टर का काम वो ट्रूथ एडजस्टमेंट्स ही रह जाता है, और एक कोऑर्डिनेशन रह जाता है बिटवीन ऑल एक्टर्स। सारे एक्टर्स एक दूसरे के साथ कैसे ऐसा लगे कि सेम फिल्म का हिस्सा है। जी, बड़ी ही गहराई से आपने इसको समझाया कि कितना हम पर्दे पर जब देखते हैं तो बड़ा आसान सा लगता है एक किरदार को, एक एक्टर को या एक्ट्रेसेस को। तो आपने बड़े ही अच्छे से समझाया, हमारे श्रोता सुन रहे होंगे तो कितना मुश्किल होता है एक डायरेक्टर का काम एक एक्टर का। आपकी फिल्म डिस्पैच की बात हो रही थी, यहाँ पर शहाना गोस्वामी का भी जिक्र करना ज़रूरी है। वो हीरोइन है इस फिल्म की, तो उनके बारे में कुछ बताएंगे हमारे श्रोताओं को?
शूटिंग से जुड़ी हुई कोई खास बात? शाहाना एक्चुअली बहुत इंट्यूटिव हैं। उन्हें अगर आप एक बार ये बता दें कि सीन में क्या हो रहा है और उनका किरदार क्या फील कर रहा है, क्या अनुभव कर रहा है, अगर एक बार आप ये बता दें तो वो थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करती हैं और जब आंखें खोलती हैं तो वो वहाँ होती हैं, उस मोमेंट में पहुँच जाती हैं। तो उनके साथ काम करने का सबसे खूबसूरत हिस्सा यही है कि आपको एक बार उनको इम्पल्स देना है और वो पकड़ के उस मोमेंट में वहाँ पहुँच जाती है, और ज़्यादा उनसे बात करने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो उनका जो इंट्यूटिव सेंस है परफॉर्मेंस का, वो उनका बहुत ब्यूटीफुल है। थोड़ा कैमरा के पीछे से उसको ऑब्जर्व करना, और मैं काफ़ी बार तो परफॉर्मेंस में खो जाता था उनकी, इतना खो जाता था कि मैं बाकी एक्टर्स को देखना ही भूल जाता था, और सडनली मुझे याद आता था और भी लोग हैं फ्रेम में। तो उनकी उनकी वो स्ट्रेंथ है, बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। फिल्म डिस्पैच की शूटिंग से जुड़ी हुई कोई यादगार घटना बताएंगे? इतनी भाग दौड़, मनोज बाजपेयी भाग रहे हैं और इतनी इंटेंस फिल्म है, जी, इससे जुड़ी हुई कोई बात बताएंगे? आई मीन सबसे ज़्यादा ड्रामेटिक इंसिडेंट तो यही रहा कि हम एक दिन सीन शूट कर रहे थे जहाँ जॉय बाग के कैरेक्टर को हवालात में जाके वो एक शूटर को पकड़वाते हैं, जी जी। और उसके बाद उससे हवालात में कुछ पूछने जाते हैं और उन्हें गुस्सा किसी और बात पे आ रहा होता है, लेकिन गुस्सा उधर निकलता है और वो गुस्से में उस आदमी को मारने लग जाते हैं। और काफ़ी फिजिकल सीन था, हाथापाई का सीन था, और मैं चाहता था कि किरदार का एक थोड़ा सा दकियानूसी अपने आप में खूंसट होना उसका थोड़ा बाहर आए, और थोड़ा सा हमें फील हो कि यार ये आदमी कैसा है, और उससे थोड़ा सा एक घिन आए। तो उस चक्कर में हमने सीन शूट करना तो शुरू किया, काम करना शुरू किया, बट मुझे उतना वो फीलिंग नहीं आ रहा था जो मैं चाह रहा था जॉय से आए इस सीन में। तो वो क्योंकि मनोज इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, फिजिकल सीन होता है तो वो इस तरह से करते हैं कि वो प्रिटेंड करते हैं मारने का, लेकिन एक्चुअली नहीं मारते हैं। और मैं थोड़ा सा अलग स्कूल से आता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आप एक सीन में खोया जा सकता है। तो मैंने उन्हें बोला कि आप फेक मत मारो, असली में मारो। तो उन्होंने बोला कि अब असली में मारो मतलब फुल ब्लोन नहीं मारो, लेकिन छुओ तो आप पास से मत निकलो। ऑल्सो बिकॉज कैमरा इतना पास था कि हमें पता भी चल रहा था कि ये एक्चुअली नहीं हो रहा। तो मैंने बोला आप एक्चुअली करो। तो बोले यार एक्चुअली करने में कभी लगभग गया तेज, तो क्योंकि हम बात ये कर रहे थे कि कंट्रोल करके मारो बट कांटेक्ट होना चाहिए, तो और थोड़ा आपको फीलिंग भी ज़्यादा आएगा। इट वाज लाइक ऐसा मैं नहीं करता, मैं नहीं करूँगा। तो थोड़ी हमारी अनबन हुई इस बात पे, थोड़ी देर शूट रुक गया, फिर उन्होंने बोला नहीं मैं नहीं करूँगा, मेरा प्रिंसिपल है, मैं इस तरह करता ही नहीं। तो मैं को एक्टर को लेके आया, को एक्टर ने उनको बोला कि सर आप करो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, आप चिंता मत करो, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। तो वो किसी तरह कुछ करके बहुत रिलक्टेंटली मान तो गए। फिर सीन होना शुरू हुआ। अच्छा फिर टेक भी मैं कम नहीं लेता हूँ, तो वो टेक ऑब्वियसली थोड़ा आप 4 5 6 7 टेक के बाद थोड़ा टायर हो जाते हो। तो 7वें 8वें टेक में उन्होंने मारा और थक चुके थे सब, वो भी रिएक्शन स्लो हो गए थे, और वो एक्चुअली लग गया, और उनके नाक से, जो दूसरे एक्टर थे उनके नाक से खून आना शुरू हो गया। तो पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा डांट पड़ी मनोज से। फिर उन्होंने बोला मैंने तुम्हें बोला था ऐसा होगा, नहीं ये क्या करा दिया तुमने मेरे हाथ से, मुझे नहीं करना। हालांकि सामने वाला एक्टर ठीक था, उसने बोला नहीं नहीं सर कोई बात नहीं, कोई इतना ज़्यादा नहीं हुआ, ठीक हो गया। बट ही वॉज वेरी वेरी अफेक्टेड। आई थिंक उनके कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस शायद रहे होंगे जहाँ उन्होंने डिसाइड किया होगा ऐसा नहीं करना। तो उन्होंने बोला मैं नहीं तुम्हारे साथ काम करूंगा, तुम सबसे बकवास डायरेक्टर हो दुनिया के, ये वो मुझे नहीं करना, मैं घर जा रहा हूँ, बिल्कुल नहीं करूँगा, ये वो। तो वो जाके अपनी वैनिटी वैन में चले गए, और मैं बाहर बैठा रहा, सिगरेट विगरेट पी लिया। 5 10 मिनट निकले, मुझे लगा थोड़ा ठंडा होने देते हैं, तो 5 7 मिनट बाद मैं गया वैनिटी वैन में।
तो उन्होंने शायद एक्सपेक्ट किया होगा कि आया है, माफ़ी वाफ़ी मांगेगा, कुछ करेगा। तो जब वो ये सब गुस्सा वुस्सा करके गए थे तो बहुत थोड़ा उन्होंने चिल्लाया विल्लाया मेरे ऊपर, सही थे, उन्होंने सही किया। पर उन्होंने जाते जाते मुझे बोला, दिस इज जस्ट अ फिल्म, दिस इज जस्ट अ फिल्म, तुम क्या कर रहे हो, दिस इज जस्ट अ फिल्म। तो जब मैं वैनिटी वैन में गया, अब ये स्टोरी उनकी कही हुई स्टोरी मैं आपको सुना रहा हूँ, ये मुझे याद नहीं है। तो जब मैं वैनिटी वैन में वापस गया तो अपेरेंटली मैंने उनको बोला, मनोज मेरे को आपसे एक बात करनी है। तो उन्होंने बोला क्या? तो मैं बोला, आई जस्ट वॉन्ट टू से दिस इज नॉट जस्ट अ फिल्म। तो वो हक्के बक्के मुझे देखते रहे कि तू आया है इतना सब होने के बाद ये बोलने मुझे आया। तो ये कहानी वो सुनाते हैं, अब ये हमारी क्रू में सबको सुनाते हैं रस ले लेके कि ये कैसा लड़का है। अच्छा। मुझे लगा आके माफ़ी मांगेगा, मुझे वापस आके कहता है दिस इज नॉट जस्ट अ फिल्म। तो इस तरह का उन्होंने कोई एक कहानी बनाया है। अब ये सच है या नहीं, ये होगा ही सच, पर मुझे याद नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ था। ये तो अमूमन होता है, और पहले की फिल्मों में तो ऐसे शूट होता ही था। जी। बहुत सारी हम घटनाएं सुन चुके हैं। कुली के सेट पर अमिताभ बच्चन जी को बहुत गहरा चोट लग गया था, लेकिन अभी तकनीक बहुत एडवांस हो चुकी है तो इससे बचते हैं। बहरहाल बड़ी दिलचस्प घटना थी, और फिल्मों में एक खास मुद्दा होता है, और ये मुद्दा आप इंटेंशन होता है मुद्दा ढूंढने का, या फिर बहुत ही बारीक धागे उसमें गूंथना चाहते हैं, ये आपका उद्देश्य होता है। थोड़ी सी जानकारी दीजिए इस बारे में। जी हाँ, यही यही उद्देश्य तो यही रहता है। देखिए मेरा ये शायद बचपन से ही कुछ बन गया ये माहौल, क्योंकि माता पिता दोनों बहुत आर्टिस्टिकली इंक्लाइंड थे और उन्हें लगता था कि फिल्म या टेलीविज़न या थिएटर एक ऐसा माध्यम है जिससे आप सवाल उठा सकते हैं और कुछ मुद्दों पे बात कर सकते हैं। एज एन आर्टिस्ट आप अब अपने आसपास की दुनिया का मिरर बन सकते हैं और एक वाइडर डिबेट खड़ा करने का एक 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 ज़रिया बन सकता है, जो मीडियम है ओवरऑल बड़ा। तो थोड़ा इस माहौल में बड़ा हुआ, थोड़ा मैंने खुद भी शार्पन किया इसी चीज़ को अपने अंदर, और फिल्म स्कूल भी गया तो सरकारी फिल्म स्कूल था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फिल्म स्कूल है, टैक्स पेयर्स मनी है। तो कुछ मुझे ये भी लगता है कि मैं अगर टैक्स पेयर्स के पैसों पे 3.5 साल पढ़ाई करके, सब्सिडाइज पढ़ाई करके अगर मुझे तैयार किया गया है, तो मुझे इसीलिए तैयार किया गया है कि मेरी अपने या अपने जीवन से परे हटके एक लार्जर अपनी सोसाइटी की तरफ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मुझे हर बार जब भी फिल्म बनाने का मौका मिलता है, मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं उस मौके को जस्टिफाई करूँ और इस तरह का कुछ बनाऊँ जो लोगों से सच में बात करने का पोटेंशियल रखता हो, सिर्फ एंटरटेनमेंट ना हो। वो देख के आप किसी तरह की कोई बात घर पहुंचते तक अपने से कर पाएँ। जब आप फ्रिज खोल के पानी की बोतल से पानी पी रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आप तब भी उस फिल्म के बारे में या कुछ भी, अगर मैं कल को नाटक भी करूं, कुछ भी करूं, कुछ क्रिएट कर रहा हूं, तो इस तरह का करूं कि थोड़ा सा आपको वो सोचने पे मजबूर कर सके। सोचने पे से भी ज़्यादा मेरा गोल यही रहता है कि क्योंकि मुझे लगता है दिमाग से बात करने से बेटर, जिसे मैं इंग्लिश में बोलता हूँ पंच इन द गट, मतलब ऐसा लगे कि आपको गूदे में एक मुक्का पड़ा है तेज, क्योंकि वो जो दर्द पूरे शरीर में फील होता है वो, हाँ, वो दिमाग से कहीं ज़्यादा आगे लेके जाता है मुझे लगता है। वो फीलिंग अगर आप उसको टच करा दें किसी ऑडियंस को और वो हिल बॉडी पूरी हिले, बॉडी में कुछ हिले, वो ज़्यादा दिन चलता है रादर देन सिर्फ दिमाग से सिर्फ दिमाग से बात कर लेना या ऊपर ऊपर का कोई सोशल मैसेज कर देना। अरे लड़कियों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, अरे गे लोगों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, अरे ऐसा नहीं, अरे ये मतलब अब जैसे नॉर्मल बहुत ही सतही
जो सोशल मैसेजिंग वाली फिल्में होती हैं, मुझे लगता है वो शॉर्ट लिव्ड होती है, उनकी 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 उम्र छोटी होती है, क्योंकि वो आपको सीख दे रही होती है। और हम सब जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स कभी भी सीख मिले उसको इतनी तवज्जो नहीं देते, ज़्यादा वो एक्सपीरियंस को तवज्जो देते हैं। हमारे साथ खुद कुछ हो तो हम ज़्यादा सीखते हैं, रादर देन हमारे माँ बाप या कोई भी कितनी भी सीख दे दे, वो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकल भी सकती है, लेकिन एक्सपीरियंस से अगर आप थोड़ा सा झकझोरते हो उसमें ज़्यादा पोटेंशियल है। तो मैं अपनी फिल्मों के थ्रू वो एक्सपीरियंस ज़्यादा क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। जी बिल्कुल, हम सब के दिल की बात कही है आपने कि वो इतनी इंटेंस हो, इतनी जज्बाती हो कि हम वहाँ पर रोए फिल्म के साथ, पर्दे पर एक्टर एक्ट्रेसेस के साथ, तब वो फिल्म ज़्यादा दिन तक याद रहती है, और नहीं तो ऊपर ऊपर आई फिल्म भूल जाते हैं। कनु जी, यश चोपड़ा के बैनर पर एक फिल्म आई थी तितली, आपकी बड़ी महत्वपूर्ण फिल्म है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल्स में दिखाई गई, कांस फिल्म फेस्टिवल में भी गई थी जी। तो तितली का बीज कहाँ से पड़ा? ये तो बहुत लंबी कहानी है। शॉर्ट में बताइए। तितली एक्चुअली मैं तितली एक्चुअली 2013 के करीब शूट हो रही थी, और 2012-13 में लिख रहा था, इवेंचुअली 2014 में कैन गई थी, बट 12-13 के आसपास मैं फ़िल्म लिख रहा था, और 2007 से मैं बॉम्बे में था, और मुझे हमेशा से पता था कि मुझे फ़िल्म बनानी है, लेकिन मैं थोड़ी जल्दी में था, थोड़ा डेस्परेट था। तो शुरू में तो मैंने दिबाकर के साथ काम किया, ओइला की लकी ओए करी, फिर LSD लिखी उनके साथ। फिर उसके बाद मुझे लगा यार, बहुत शुरू से मैं वेट तो यही कर रहा था, मुझे लगा नहीं, फ़िल्म बनानी है, फ़िल्म बनानी है, फ़िल्म बनानी है। और मैं ये भूल गया कि मैं एक्चुअली फ़िल्में क्यों बनाना चाहता था, और मैं थोड़ा डेस्परेट हो गया। तो मैंने एक फ़िल्म लिखी, एक दो चीज़ें लिखी जो बड़ा ही और फिल्मों से इंस्पायर्ड थी। उसमें मेरा अपना कुछ नहीं था, मुझे बस फिल्म बनाने की जल्दी थी, तो मैंने कुछ और देखी हुई फिल्मों को जोड़ तोड़ के इधर उधर से इंस्पायर होके जितना मुझे आता था करने की कोशिश करी। और मैंने देखा कि 1-2 साल मैं उन स्क्रिप्टों के साथ या उस एक स्क्रिप्ट के साथ घूमा तो इधर उधर, लेकिन कुछ खास हुआ नहीं उसका। और इसके साथ साथ मेरे अपने पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी उथल पुथल चल रही थी। मेरा तलाक हुआ 2012 में, और काफ़ी मुश्किल समय था मेरे लिए। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स उसमें से शायद मैंने खुद ही क्रिएट करी थी, बट सब साथ में जोड़ के काफ़ी मुश्किल से समय से मैं गुज़रा। और 2012 ख़त्म होते होते मेरी शादी भी ख़त्म हो गई थी, और ये जो 1-2 स्क्रिप्टें मैं लेके घूम रहा था उनका भी कुछ नहीं हो रहा था। तो एक ऑलमोस्ट एक क्राइसिस के से मैं गुज़र रहा था, और उस क्राइसिस में मुझे कुछ याद आना शुरू हुआ और मुझे कुछ गड़बड़ लगना शुरू हुआ, और मैंने बोला यार मैं क्या कर रहा हूँ, और मैं क्यों ये कर रहा हूँ। मुझे फिल्म क्यों बनाना था, जब सबसे पहले मैंने सोचा था 16-17 साल पे कि मैं बनाऊंगा फिल्में, तब क्या रीज़न था। और मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, और मैंने बोला अच्छा ठीक है, अब ना मैं ऐसी फिल्म लिखूंगा जो बने ना बने मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर वो मेरी अपनी कहानी होगी, मेरे अपने जीवन से निकली हुई होनी चाहिए। क्योंकि उससे पहले मैं डिज़ाइन करने की भी थोड़ा कोशिश कर रहा था कि ऐसी बनाते बन जाएगी, वैसी बनाते। तो इस बार मैंने ये सोचा कि नहीं, सब कुछ जाए भाड़ में, अब मैं एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखूंगा जो सच होगी, मेरे जीवन से जुड़ी होगी। वहाँ से तितली की शुरुआत एक्चुअली शुरू हुई। और मैंने एक लड़के की कहानी लिखनी शुरू करी जो एक मुश्किल परिवार में है, और फिर धीरे खोदते मैं अपने लिए कनू के लिए भी बहुत सारे सवालों के जवाब ढूंढ रहा था, जो जिन सवालों का जवाब ढूंढने का जरिया स्क्रिप्ट बन गई। तो उन्हीं जवाबों को ढूंढते ढूंढते परत दर परत स्क्रिप्ट खुलती गई, और 1.5 साल हमने लिखा, मैंने और शरद ने, जिन्होंने फिल्म लिखी मेरे साथ। और 1.5 साल काम करने के बाद हमें लगा कि हाँ, ये तो कुछ इंटरेस्टिंग लिखा है, कुछ पोटेंशियल लग रहा है इसमें कि ये फिल्म बननी चाहिए।
ना सिर्फ मेरे लिए या मेरी अपनी पर्सनल नीड के लिए, शायद ये फिल्म में कुछ है जो लोगों को देखना चाहिए। तो बस उसके बाद बहुत कोइंसिडेंस था कि दिबाकर को मैं तब तक काफ़ी अच्छे से जानता था, 2 फिल्मों पे काम कर चुका था उनके साथ। तो मैं दिबाकर के पास स्क्रिप्ट लेके गया, दिबाकर ने पढ़ी, उनको भी बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा ये फिल्म तो बननी चाहिए। तो वो करते 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 बस उसकी जर्नी वहाँ से शुरू हुई और बन गई। उस फिल्म को बनना था, जैसे वो चाहती थी वो बने, तो उसने अपना रास्ता ढूंढ लिया। फिल्म फेस्टिवल में काफ़ी चर्चित हुई थी ये फिल्म और बड़ी सराही गई, और हम सब खोज रहे हैं, हमें मिली नहीं कहीं, OTT पर हमने ढूंढी, मिली नहीं हमें देखने के लिए। तितली अमेज़ॉन प्राइम पे है, अमेज़ॉन प्राइम पे अवेलेबल है जी, तो हमारे श्रोता भी सुन रहे हैं, अगर वो ढूंढ रहे हैं हमारी तरह तो वो खोज के देख सकते हैं। और तितली से जुड़ी हुई कोई यादगार बात बताइए। कांस फिल्म फेस्टिवल में गई तो ये कैसा एक्सपीरियंस था आपके लिए? तितली मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरनल एक्सपीरियंस था थ्रू आउट, क्योंकि किसी भी स्टेज पे मैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो फिल्म निकली ही बहुत अंदर से, कहीं से बहुत अंतर्मन की कहानी थी बहुत तरह से। मुश्किल फेज में वो निकली। तो बाहर तो कभी किसी समय मेरी नज़र थी ही नहीं। हालांकि वो वैसा आगरा के साथ भी नहीं रहा, डिस्पैच के साथ भी नहीं रहा, बट तितली स्पेशली क्योंकि वो पहली फिल्म थी, वो मैं इधर उधर देख ही नहीं रहा था, लेफ्ट राइट नहीं देख रहा था। जो मैंने आपको पहले बोला, फोकस भी मैं एक तरह से सीख चुका था कि जो करो फोकस से करो। तो वो एक तरह से टनल विजन सा बन गया कि अच्छा ये चीज़ है, ये मुझे रियलाइज़ हुआ है, मुझसे ये गलतियां हुई हैं, ये किसी और के साथ नहीं होनी चाहिए। एक ऐसी फिल्म बनाओ जो इन सब चीज़ों के बारे में बात करे, और मुझसे हो गया और लोग शायद ये देख के बोले यार ऐसा नहीं करना। और ये फैमिली के बारे में, फैमिली में कैसे वायलेंस घूमता है, सर्कुलर वे में घूमता है, एक आदमी से दूसरे आदमी में चला जाता है, दूसरे से तीसरे में चला जाता है। और तितली में एक ऐसा किरदार है, एक यंग लड़का जो परेशान है अपने बड़े भाई से कि वो वायलेंट है, वो उसको मारता है, लेकिन वही चीज़ उससे भागते भागते वही चीज़ वो किसी और के साथ करना शुरू कर देता है। तो ये वायलेंस का जो पूरा थीम था फैमिली में, वो उस पे काम कर रहा था। तो पूरी जर्नी में कहीं और देख ही नहीं रहा था। मतलब जब फेस्टिवल भी हुआ, कैन भी हो गया, बड़ा सरप्राइज था, बड़ा ही मतलब सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। हम तो फिल्म बनाने में ही लगे हुए थे। गोवा में एक लैब होता है, एडिटिंग लैब होता है, तो वहाँ लैब में लेके चले गए कि एडिट, हमारा 2 घंटे 40 मिनट का कट था तब, तो छोटी करनी थी फिल्म। तो वहाँ इंटरनेशनल एडिटर्स आते हैं, हमें लगा एडवाइस मिल जाएगा, पिक्चर छोटी होने में हेल्प होगी। तो हम तो अभी एडिट ही कर रहे थे कि वहाँ उसी साल एक व्यूइंग रूम बोल के गोवा में शुरू हुआ था, फिल्म बाज़ार में, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फिल्म बाज़ार है। गोवा फिल्म फेस्टिवल जी, फिल्म फेस्टिवल के साथ साथ एक फिल्म मार्केट होता है, फिल्म बाज़ार बोलते हैं। उसी साल एक व्यूइंग रूम बोल के शुरू हुआ था, जहाँ आप अनफिनिश्ड फिल्में, फेस्टिवल के लोग, बायर्स, ऐसा सब देख सकते थे। तो हमने कुछ सोचा भी नहीं, डाल दी वहाँ पर, कि कुछ पता नहीं था, पहली बार है, किसी को कुछ पता नहीं था। वहीं पर पहले दिन किसी ने बोल दिया होगा, थोड़ा सा बज़ हो गया कि ये फिल्म इंटरेस्टिंग लग रही है, वो कान वाले लोगों ने वहीं जाके देख ली वो। और मुझे याद है, मैं और मेरी एडिटर वहाँ पीछे खड़े हुए थे, हम भी चले गए देखने। किसी ने हमें बता दिया कान वाले लोग तुम्हारी पिक्चर देख रहे हैं। तो हमने तो कुछ सोचा भी नहीं था, हमने बोला अच्छा, आई रिमेंबर मेरी एडिटर ने बोला, मैं घबरा रहा था जाने में, तो उसने बोला तू चिंता मत कर, हम चल के बस इतना देखते हैं कि ये कितने मिनट पे रुकेंगे, तो हमें पता चल जाएगा पहली प्रॉब्लम क्या है, तो हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो हम जाके पीछे खड़े हो गए। तो हमने देखा यहाँ 1 2 3 लाइन में लोग देख रहे हैं हर सेक्शन के। वो 15 मिनट हुई, 30 मिनट हुई, 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ। 2 घंटे बाद हम ही चले गए थक के कॉफ़ी वॉफ़ी पीने, कि ये तो रोक ही नहीं रही, ये क्या मतलब हुआ। हम कॉफ़ी पी के वापस आए तो वो पूरी एंड तक उन्होंने पिक्चर देखी और देख रहे हैं पूरी। तो हम तो उसी में खुश हो गए कि यार इन्होंने तो पूरी फिल्म देखी, रुके नहीं बीच में। तो हम बात करते करते बाहर निकले, इतने में मुझे फ़ोन आ गया कि हम कान से ये हैं, हम ऊपर लॉबी में हैं, आप क्या हमसे बात करेंगे। तो मैं बोला ठीक है, मैं चला गया बात करने। तो ऊपर जाके बोला कि हम आपकी फ़िल्म लेना चाहते हैं। मैंने बोला सर पिक्चर तो अभी ख़त्म भी नहीं हुई है, अभी तो 2 घंटे 40 मिनट की है, आप कैसे ले रहे हो अभी।
मेरे साथ मजाक मत करो, मैं छोटा हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं मजाक नहीं कर रहे, हमें मालूम है आप इसे ख़त्म कर लोगे, आप बनाओ आपको जो ख़त्म करना है, लेकिन ये फिल्म हम इस साल दिखा रहे हैं। तो मुझे काफ़ी देर तक तो विश्वास नहीं हुआ, बट सच था। तो मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि सब कुछ ही एक्सीडेंट बोले या जो भी बोले, सब कुछ ही इस तरह था कि हो रहा था, हम फिल्म ही बना रहे थे। तो मैं तो लास्ट मिनट तक फिल्म पे काम करता गया लिटरली, कि मतलब डीसीपी लैब से लेके रात को, मतलब मैं लैब से 10 बजे रात को निकला हूँ, 2 बजे की फ्लाइट पकड़ी है और फिनिश्ड फिल्म लास्ट मोमेंट पे हाथ में लेके फेस्टिवल में गया हूँ। मतलब लास्ट मिनट तक काम कर रहे थे फिल्म पे। तो ये प्लेजेंट सरप्राइज, और जाहिर सी बात है ये आगे अच्छी फिल्में बनाने के लिए चुनौती भी होती है और इंस्पिरेशन भी होती है। शिवांगी रघुवंशी और शशांक अरोरा से जुड़ी कोई खास बात बताना चाहते हैं इस फिल्म से जुड़ी हुई, तितली फिल्म में? काफ़ी बात ऑलरेडी इस बारे में कर चुका हूँ, बट शिवानी भी बहुत ज़्यादा, इट्स फनी दैट यू आस्क, बिकॉज जब हम शाहना की बात कर रहे थे तो मुझे शिवानी भी याद आ रही थी, बिकॉज उन दोनों की ये सेम स्ट्रेंथ है। शिवानी के साथ मैंने जीवन में पहली बार ये देखा था, जब मैंने उनके साथ काम किया तो वो तो उनकी पहली फिल्म थी, और पहली फिल्म तो क्या, इससे पहले उन्होंने कभी भी कुछ नहीं किया था फिल्मों से या थिएटर से जुड़ा हुआ, तो बिल्कुल ही नई थी। बट इवन एट दैट मोमेंट, चाहे उसे कैमरा की समझ ना हो, कहाँ खड़े होना है, एंगल क्या है, लेंस क्या लगा हुआ है, कुछ नहीं पता है, वो थोड़ा थोड़ा हमने उन्हें सिखाया वर्कशॉप में। बट स्ट्रेंथ यही थी शिवानी की कि उसको कैरेक्टर पता था, वो दिल्ली से ही थी, उसी तरह की लड़की थी, तो उसे कैरेक्टर की पूरी इंट्रिंसिक समझ थी, पर इमोशनली वो एक मोमेंट में समझ जाती थी। आप उसे बोलो ये नीलू को अब ये फील हो रहा है, आपने उसे बता दिया, वो 5 मिनट के लिए एक कोने में जाएगी, अपने आप से बात करेगी, उसे जो करना है, और वापस आएगी तो ठप से बिल्कुल वहीं पहुंच जाएगी। तो उसकी ये, इवन एज अ मतलब नॉन एक्टर, उस समय मैं उसे नॉन एक्टर ही बोलूँगा, उसकी ये स्ट्रेंथ थी कि वो मोमेंट में कैसे पहुंचना है उसे आता था। और शशांक बिल्कुल उसका ऑपोजिट था। शशांक बेसिकली ऑपोजिट इस तरह था कि हमेशा शिवानी की बेस्ट टेक्स पहली 2 या मैक्सिमम 3 होती थी, और शशांक की बेस्ट टेक 12वीं या 13वीं या 14वीं। वो ढूंढता है, उसका स्टाइल अलग है, वो धीरे 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 मोमेंट को ढूंढता है, सीन को ढूंढता है, पहुंचता है, एक्सप्लोर करता है। शिवानी को मालूम है उसे क्या करना है, और वो पहले 2-3 टेक में कर देगी उसे जो करना है। शशांक धीरे 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 आता है। तो ये चीज़ भी बहुत इंटरेस्टिंग थी उस शूट पे उन दोनों के साथ काम करते हुए, कि 2 इतने डिफरेंट स्टाइल्स के परफॉर्मर्स, उनके साथ आप काम कर रहे हो, और मेरी भी पहली फिल्म थी, तो आप जूझ रहे हो, आप भी नर्वस हो कि हो रहा है नहीं हो रहा है। तो बहुत बहुत अलग अलग तरह से बहुत इंटरेस्टिंग थी वो फिल्म। एक तो हमने पूछा स्नेहा खानवलकर से कैसे कहाँ मुलाकात हुई? जी, स्नेहा को मैं बहुत पहले से जानता हूँ एक्चुअली, बिकॉज मेरा जो पहला प्रोजेक्ट था बॉम्बे आके, फिक्शन प्रोजेक्ट, वो था ओए लकी लकी ओए, और स्नेहा उसका म्यूज़िक कर रही थी। तो मैं उनको तब से 2007 से ही जानता हूँ, और हम लोगों ने काफ़ी, जब लव सेक्स और धोखा, उसके बाद मैं लिख रहा था दिवाकर के साथ, वो उसका भी म्यूज़िक स्नेहा ही कर रही थी। तो हम एज एक दूसरे के दोस्त तो थे शुरू से, तब से ही। फिर हम लोगों ने, तो हम लोग मतलब सेम सर्कल में थे, सेम सेम दोस्त थे हमारे, तो हम लोग एक दूसरे को पेरिफेरली जानते थे काफ़ी समय से। पर धीरे धीरे हमने रिकनेक्ट करना शुरू किया जब तितली के 2 साल बाद मैं एक शॉर्ट फिल्म कर रहा था। 30 मिनट की फिल्म थी, उसका नाम था बिन्नू का सपना। बिन्नू का सपना मैं बना रहा था, और वो उसमें बिल्कुल कोई डायलॉग नहीं था, बहुत छोटे बजट पे बनाई गई फिल्म थी। तो वो बनाते बनाते पैसे ख़त्म हो गए, और उसका साउंड वाउंड हुआ, जब तक म्यूज़िक का टाइम आया तो मेरे पास कुछ पैसे नहीं बचे थे। तो स्नेहा को मैं जानता था, मेरी अच्छी दोस्त थी, तो मैं स्नेहा को फ़ोन किया। मैं बोला, स्नेहा मैंने ऐसे ऐसे एक फ़िल्म बनाई है, और मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाऊँगा, बस मैं इतना कर सकता हूँ, तुम फिल्म देख लो, अगर तुम्हें पसंद आती है तो प्लीज़ क्या तुम मेरी हेल्प करोगी?
कुछ उसमें 2-3 गाने थे जो मुझे रिक्रिएट करने, एडिट में जो डाले हुए थे वो टेम्प्रेरी गाने थे और मुझे ओरिजिनल गाने बनाने थे। तो मैं बोला लिख तो मैं ही लूँगा लिरिक्स, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत गाने लिख लेता हूँ, तो मैं बोला लिख मैं लूँगा और क्या तुम कंपोज करोगी। तो उन्होंने फिल्म देखी, बाय चांस उनको फिल्म अच्छी लगी, तो उन्होंने बोला ठीक है चलो करते हैं। तो उस फिल्म पे जब हमने काम करना शुरू किया तो धीरे धीरे हमने थोड़ा समय साथ में बिताना शुरू किया। बस वहाँ से कुछ सिलसिला फिर शुरू हुआ। काम कर रहे थे तो साथ में काम कर रहे थे तो थोड़ा शाम को समय गुजार लेते थे, कभी डिनर कर लिया साथ में जाके, लेट काम कर रहे हैं तो बस वो काम करते करते कुछ सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि एक दूसरे को ज़्यादा जानने का मौका मिला। समझ में आया कि यहाँ उससे पहले हम प्रोफेशनली जस्ट एज फ्रेंड्स जानते थे बट आई थिंक एक दूसरे में इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ा और समझ में आया कि कंपोज़र के पीछे एक इंसान भी है। शायद उनको भी मेरे लिए शायद ऐसा लगा कि हम दोनों एक दूसरे को ज़्यादा जान पाए। तो बस वहीं से शुरू हुआ और फिर वो करते करते पता ही नहीं चला कब बात हाथ से निकल गई। एक दूसरे के पूरक बन गए। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कनु जी, आप दोनों फिल्मी दुनिया में हैं और अक्सर ये होता है कि आपसी मतभेद भी होते हैं, तो फिल्म अभिमान वाली नौबत कभी नहीं आई स्नेहा के साथ? नहीं, संक्षेप में बताइए। नहीं ऐसी नौबत नहीं आई बिकॉज आई थिंक हम दोनों ही कुछ तो शुरू से और कुछ अब इतना सारा काम कर लेने के बाद आई थिंक वो एक ठहराव और भी बढ़ जाता है। बट मैं ये बोल सकता हूँ शुरू से ही हम दोनों इस प्रोफेशन में कभी भी अपने नाम के लिए नहीं जुड़े हैं या कुछ किया नहीं है। आई डोंट थिंक हम दोनों को उससे बहुत ज़्यादा मतलब है कि ये फिल्में बनाना या म्यूज़िक कंपोज करना हमें क्या दे रहा है। आई डोंट थिंक हमारा रीज़न वो काम करने का है। तो आई थिंक दोनों को ये एक बहुत ही ज़्यादा स्थिर एक संभाव है कि हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं और वो काम जो कर रहा है वो करेगा। उससे हमारा रिश्ता वहीं तक का है जैसे आप एक बच्चा पैदा करते हैं। आपका रिश्ता वहीं तक का है इन दैट सेंस कि फिर तो जो आपने कर दिया वो ऑडियंस के हवाले हो जाता है, वो फिर उनका हो जाता है। और उसके बाद अगर हम हैं ही नहीं उसके साथ तो उस काम को लेके हमारे बीच में क्या ही कॉन्फ्लिक्ट होगा। क्यों होना। स्नेहा संगीतकार हैं और आपके घर में म्यूजिक की धारा बहती होगी, लेकिन आपकी फिल्मों से म्यूजिक पक्ष नदारद रहता है, कोई गाना नहीं होता है, इसकी क्या वजह है? जी एक तो मैं अपनी बात करने से पहले ये भी स्नेहा के बारे में भी आपको बता देता हूँ कि उनका ईमेल आईडी ही है एंटी म्यूजिकल्स। वैसे मुझे बोलना नहीं चाहिए ये ईमेल आईडी और है बट मैं पूरा नहीं बताऊंगा, पर उनका एंटी म्यूजिकल्स एक ईमेल आईडी है। तो वो अपने दिमाग में वो भी फुल ऑन संगीतकार नहीं है, वो भी साउंड का म्यूजिक में कहीं विपरीत जाके ही कुछ करने की कोशिश कर रही हैं अपने मन में। जहाँ तक मेरा संगीत से रिलेशनशिप है, मेरा आई थिंक एज आई सेड मैं जो बनाता हूँ वो मुझसे थोड़ा अलग भी है, मैं उससे उतना नहीं जुड़ता हूँ। जैसे मेरे लिए तितली या आगरा या डिस्पैच अब बन के ख़त्म हो चुकी है, मैं उनसे आगे बढ़ चुका हूँ, मेरा ऐसा कोई लगाव नहीं है अपने काम के साथ। तो मेरा अपनी निजी ज़िंदगी में संगीत के साथ शायद एक अलग इवॉल्विंग रिलेशनशिप है, पर जिस तरह की फिल्में मैं बनाता हूँ और जो उन फिल्मों से मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ उसमें मुझे लगता है कि कन्वेंशनल लेट्स कॉल इट बॉलीवुड काइंड ऑफ म्यूज़िक की जगह नहीं है, बिकॉज उस तरह का लैक ऑफ रियलिज्म मुझे लगता है मेरी तरह की फिल्मों को एक डिससर्विस करता है। और उस दुनिया से जहां मैं ऑडियंस को ले जाना चाहता हूं उससे थोड़ा परे ले जाने का पोटेंशियल रखता है।
और मैं म्यूज़िक को या गानों को ज़्यादा डाइजेटिक वे में यूज़ करने की कोशिश करता हूँ रादर देन नॉन डाइजेटिक। डाइजेटिक मतलब कि उसी स्पेस में अगर कुछ बज रहा है तो मुझे म्यूज़िक से उतना प्रॉब्लम नहीं है, बट सडनली फिल्म से बाहर आना और लोग गाना गा रहे हैं या नाच रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, वो मुझे लगता है जस्ट प्योरली वो सिनेमैटिक ट्रेडिशन के भी खिलाफ है। हमारा थोड़ा इंडियन सिनेमा थोड़ा सा थिएटर में रूटेड है और थिएट्रिकल फॉर्म्स में रूटेड है, जहाँ म्यूज़िक का एक अलग फंक्शन होता है। बट मुझे लगता है द मोमेंट आप थिएटर से बाहर निकल के सिनेमा में आ गए हो तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस मीडियम को उसके टूल्स के लिए यूज़ करो रादर देन इन्फोर्स other tools from a different cultural form, different art form. तो इसलिए मेरा थोड़ा सा एक पोजिशनल टेक है इस पे, एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। बस चलते चलते बताइए अपने बच्चे के बारे में। बीच में आपने जिक्र किया था कि 5 साल का बच्चा है, और वो संक्षेप में बताइए अपने दोहराव के बारे में। आपकी माँ और आपका बेटा, उस सिचुएशन के बारे में बताइएगा। छोटा है बच्चा आपका? जी अभी तो बहुत छोटा है, 5.5 साल का है। उसका नाम है दुनिया। जी। उसको भी फिल्मी दुनिया में लाना चाहते हैं? नहीं बिल्कुल नहीं, वो जिस दुनिया में जाना चाहेगा वो खुद डिसाइड करेगा। हमारा तो कोई ओपिनियन नहीं है कि उसे ये करना चाहिए वो करना चाहिए। अभी तो बहुत छोटा है, बट बड़ा भी हो जाए तो जो वो चाहे उसे वो करना है चाहिए। तो ऐसा कोई प्लान नहीं है होने भी वाला। आपके बचपन पटियाला की ओर चलते हैं। फिल्म्स इंस्टीट्यूट के बारे में अगर कुछ सेकंड्स में बता सकें तो बताइए, आपके पास जितना वक्त हो, जो पढ़ाई की थी आपने फिल्मी दुनिया में आने के पहले। वो तो बहुत लंबी कॉन्वर्सेशन है, बट संक्षिप्त में यही बोलूँगा कि मेरे जीवन के कुछ बेहतरीन साल थे। जितना मैं सीखा सिनेमा के बारे में फिल्म स्कूल में, उतना मैं ना तो उससे पहले ना उसके बाद शायद सीख पाया हूँ। और वो शहर कलकत्ता, इतना सुंदर शहर, कल्चर में डूबा हुआ, और उस शहर का सेंस ऑफ टाइम ही बिल्कुल अलग है। मतलब कलकत्ता ऐसा शहर है, शायद मेरी स्टूडेंट लाइफ थी मुझे ऐसा भी लगता हो, बट मैंने और भी लोगों से सुना है जो स्टूडेंट्स नहीं हैं कि कलकत्ता ऐसा शहर है कि आप एक दिन में एक फिल्म भी देख सकते हैं, गाने भी सुन सकते हैं, एक पूरी किताब भी पढ़ सकते हैं, एक वॉक के लिए भी जा सकते हैं, अपना काम भी कर सकते हैं, और तब भी दिन बचता है। तो उस शहर की जो पेस है, सेंस ऑफ टाइम है, भाषा, कल्चर, मैं तो मतलब मैं उस शहर से आज भी बहुत प्यार करता हूँ। तो वहाँ की वो मिष्टी, बंगाली मिष्टी, बिल्कुल, खाना कैसे उसे भूल गया मैं। मतलब हर तरह से इट्स सच अ ब्यूटिफुल सिटी। आई लव कैलकाटा। जी कनू जी, विविध भारती के स्टूडियो में आप आए और इतनी दिलचस्प बातें आपने साझा की हमारे श्रोताओं के साथ, हमारे साथ, हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी धन्यवाद। थैंक यू फॉर हैविंग मी।